Hey friends, a very warm welcome back to my channel Inana Express. So I am here among you all to solve your educational problems. So आज हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब सबसे पहले हमें ये पता करना है कि व्हाट आर एटम्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, ये होते क्या हैं, इनका ओरिजिन क्या था। मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या है, एनीथिंग विच हैज मास, anything which has mass and occupy space। ये डेफिनेशन हम लोगों ने बहुत बार पढ़ी हुई है और छोटी क्लासेस में काफी बार। ठीक है, अब मैटर तो हमने डेफिनेशन तो देख ली, इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने देखी थी कि फिजिकल बेसिस पे और केमिकल बेसिस पे। फिजिकल बेसिस पे 3 था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। केमिकल बेसिस पे 2 थे, प्योर और इम्प्योर। प्योर के लिए हमने एलिमेंट्स यूज कर लिया था और इम्प्योर में अगेन 2 थी, कंपाउंड और मिक्सचर। तो ये सब जो था ये मैटर की क्लासिफिकेशन थी। अब हमने क्या पढ़ना है कि एटम का मैटर से क्या कनेक्शन है। देखो, जो मैटर है इनिशियली ये माना गया था, अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, अर्लियर कॉन्सेप्ट कि मैटर जो है वो क्या है, इंडिविजिबल। मैटर क्या है, इंडिविजिबल, पहले ये माना जाता था। बट उसके बाद महर्षि कन्नड़ आए। महर्षि कन्नड़ ने क्या कहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है, सॉरी, मैटर जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। मैटर क्या है, डिविजिबल। मैटर कैन बी डिवाइडेड। अब मैटर को डिवाइड करके जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स आते हैं, ठीक है, यूनिट्स आती हैं, पार्टिकल्स कह लो या यूनिट्स कह लो, उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, परमाणु। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया, परमाणु। आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हो परमाणु। कंफ्यूज मत होना परमाणु में और अणु में। जो परमाणु है वो कहा जाता है एटम्स को। फॉरनर्स ने इसको बाद में नाम दे दिया था एटम्स। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार। परमाणु है वो है एटम, और अणु वर्ड जो यूज आपको कहीं देखने मिले तो उसका मतलब है मॉलिक्यूल। ठीक है, परम अणु, परम अणु मतलब छोटे से भी छोटा, दैट इज एटम, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अणु। ये आपको समझ आ गई बात। अब ये तो हमें पता चल गया कि एटम जो है वो मैटर की स्मॉल डिविजन्स को कहते हैं, या स्मॉल पार्टिकल्स को या यूनिट्स को। अब बात आती है कि एटम्स ने कैसे कंबाइन करके मैटर बनाया। उसके लिए देखो कुछ लॉज हैं कैसे। अब सपोज आपको डेली लाइफ का एग्जांपल दे देते हैं कि आप लोग जो है जब अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे पर्सन्स मेनली होते हैं जिनसे हमारे विचार बहुत ज़्यादा मिलते हैं। सपोज 7 फ्रेंड्स हैं तो 2 ऐसे होंगे जिनसे हमारी कुछ ज़्यादा ही अच्छी बॉन्डिंग होगी, 2 ऐसे भी होंगे जो मतलब ऑल ठीक ठाक बॉन्डिंग वाले होंगे। मतलब हम जो है वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं। तो मतलब ये कुछ रूल्स हो गए। इसी तरह एटम्स भी कुछ एक रूल्स फॉलो करते हैं, लॉज हैं कुछ एक एटम्स के कम्बिनेशन के लिए जिनसे कि हमें मैटर मिलता है। ठीक है, अब वो लॉज कौन कौन से हैं, हम वो लॉज के बारे में। सो लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, मतलब केमिकल्स जब आपस में कंबाइन करेंगे वो कैसे कंबाइन करेंगे, उसके लिए लॉज हैं, रूल्स हैं। अब सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम ही सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है कैसे, नाम ही काफी है, राइट। सो मास, मास को कंजर्व करना, कंजर्व मीन्स बचा के रखना, ना तो वो बनेगा और ना ही वो टूटेगा। मीन्स मास कैन neither be created nor be destroyed। कॉमन सी डेफिनेशन है, इजी टू लर्न, कि जो मास है वो ना तो क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। कब, जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। कैसे, लाइक H2 प्लस O2, हमारी एक रिएक्शन है H2O। क्या ये रिएक्शन सही है, कंप्लीट है, नो। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी रिएक्शन गिवन हो वो कैसी हो, बैलेंस्ड। रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड।
अब देखो इसको चेक प्रूफ कैसे करेंगे हम। हमने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2 H2 को, सबसे पहले इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 है, दैट्स ओके। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है और यहाँ भी 2 है, बट हाइड्रोजन कितने हो गए अब 4, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 2 हाइड्रोजन क्या हो गए अब अगेन 4। तो यहाँ देखो इस वाले रिएक्टेंट का मास कितना बनेगा 2 इंटू 2, क्योंकि 2 है ना हाइड्रोजन के एटम, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लगाया। एक हाइड्रोजन का मास 1 और 2 का 2, कितना हो गया ये 4। अब यहाँ देखिए प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, तो 2 का यानी 2 इंटू 16, तो प्लस कितना आ जाएगा 32, राइट। अब यहाँ देखो क्या बन गया 36 यूनिट्स। अब हम यहाँ इसका निकालते हैं 2H2O का। 2 तो ठीक है, इसको बाहर रखते हैं क्योंकि ये 2 सबके साथ है। ध्यान रखना जो एक पर्टिकुलर केमिकल के आगे या जो भी ये कंपाउंड है इसके आगे जो लगेगा वो इट मीन्स पूरे के लिए ही एप्लीकेबल रहेगा, उसका ऑपरेशन पूरे कंपाउंड पर एप्लीकेबल होगा। 2 प्लस 16, राइट, सो 2 इंटू 18 कितना आ गया 36। क्या सेम है? बिल्कुल है। सो हैंस प्रूव्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप ध्यान रखना ये आप लोगों के लिए ही बेनिफिशियल है कि रिएक्शन जो है वो चेक कर लेना बैलेंस्ड है या नहीं है। अब इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको और कुछ टर्म्स के बारे में क्लियर कर देती हूँ। होप आपको पता हो, स्टिल आई हैव टू टेल। सपोज दो कंपाउंड्स आपस में, दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ के एक थर्ड कंपाउंड या एलिमेंट थर्ड कंपाउंड बनाते हैं। जो भी लेफ्ट साइड में है एरो के, ठीक है, एरो के लेफ्ट में जो भी है उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, मतलब जिन्होंने रिएक्ट करना है, रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट्स। और जो बन गया दैट इज प्रोडक्ट। जिन्होंने रिएक्ट करना है वो होते हैं रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट क्या होता है? जो उन रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बन गया प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आप इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है। केमिकल्स देखो आपको थोड़े बहुत नेम तो लर्न करने होंगे, लर्न करने की भी देखो जरूरत नहीं है। अगर आप डेली रिवीजन करते हो, डेली क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो चीज आप डेली कर रहे हो वो आपके माइंड में सेटअप हो जाती है। सो ये जब ब्रेकडाउन होता है तो CaO प्लस CO2, यहाँ से अगर आप देखो रिएक्शन ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन के लिए 16 है मास, तो 3 के लिए प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। अब इनको देखो कितना आ जाएगा, ये 40 प्लस 12 प्लस 48 करो, इनको 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 यूनिट्स। 52 और 48, 100 यूनिट्स। अब यहाँ देखो 40 प्लस 16, ये पोर्शन अलग, प्लस अगेन 40 प्लस 32, राइट, 16 into 2 32, यस, सॉरी ये कार्बन है ना, यहाँ 12 आएगा। ओके, तो यहाँ कितना हो गया 56 प्लस 44, अगेन कितना आ गया हमारा 100 यूनिट्स। आई होप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को हम रफली मीनिंग में हम लेके चलते हैं रेशो, ठीक है, आपका मैथ्स का एक चैप्टर भी हुआ रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रफली आइडिया हम लेके चलते हैं प्रोपोर्शन का एज रेशो। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब फिक्स, ठीक है, कांस्टेंट वर्ड से आप क्या समझते हो? फिक्स्ड। अब इस लॉ का क्या कहना है, या फिर ये लॉ क्या स्टेटमेंट देता है कि जब भी सपोज वाटर है, ठीक है,
वाटर के आप जो है रेशो निकालो, देखो क्या आएगी। एक हाइड्रोजन के लिए मास 1, तो 2 के लिए 2 रेशो। ऑक्सीजन 1 है तो कितना आ गया 16। अब इनकी सिंपलेस्ट रेशो निकालो, क्या आएगी 1:8। अब इस लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जहां से भी आप वाटर लो, चाहे आप पॉन्ड से लो, लेक है, स्ट्रीम्स हैं, रिवर्स है, आपके जो घर में सप्लाई आती है वो वाटर लो, वाटर की जो रेशो रहेगी, ठीक है, वो क्या रहेगी, कॉम्बिनेशन रेशो हमेशा 1:8। बट ऐसा नहीं है कि आप लोग सी वाटर ले रहे हो तो उसमें सी कंटेंट भी होगा, देखो इम्प्योरिटीज भी होंगी। वाटर मीन्स प्योरली वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, विदाउट एनी इम्प्योरिटीज। तो जब भी आप वाटर की रेशो लोगे मासेस की, तो वो आएगी 1:8। इट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये हमेशा 1:8 में ही कंबाइन करेंगे। वाटर बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमेशा कैसे कंबाइन करेंगे, 1:8। समझ आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमारा फॉर्मूला है CO2। तो कार्बन के लिए 12 रेशो, एक के लिए 16, तो 2 के लिए 32, ये आ जाएगा 3:8। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड चाहे एनवायरनमेंट से लो या कोई भी रिएक्शन है उससे अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है तो उनका कॉम्बिनेशन रेशो हमेशा कितना रहेगा, 3:8। एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो, ठीक है, एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशो। होप आपको ये लॉज अच्छे से समझ आ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हमारा टॉपिक आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जो साइंटिस्ट डाल्टन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी एटम्स के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी मैटर है, ठीक है, लाइक कोई भी मैटर है वो किससे मिलकर बना हुआ है। सपोज इन सभी स्मॉल यूनिट्स को मैं नाम दे देती हूँ ए, ठीक है। तो अगर ये ए पार्टिकल है तो ये सारे स्मॉल ए पार्टिकल्स यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स, आप A1 A2 A3 भी दे सकते हो, उससे मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स। सबसे बड़े एग्जांपल है डेयरी मिल्क। आप चॉकलेट खाते हो डेयरी मिल्क, तो आप कितना भी स्मॉल उसका साइज कर लीजिए, कितना ही छोटा पोर्शन ले लीजिए, वो चॉकलेट ही रहेगी, मतलब वो सेम एलिमेंट है तो वो हर एक एस्पेक्ट में क्या होगा, सेम देगा। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। अब डेयरी मिल्क का टेस्ट अलग है, ठीक है, आप किटकैट लोगे वो अलग होगा, मिल्की बार लोगे तो वो अलग होगा, ठीक है। तो सेम एलिमेंट के लिए सेम रहता है जो एटम है, और डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट। नेक्स्ट देखो, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। इन्होंने कहा है कि चाहे सेम एलिमेंट हो या डिफरेंट एलिमेंट हो, उनको हम कंबाइन कर सकते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। जैसे आप लोग डेयरी मिल्क में कुछ और ऐड करके, लाइक आपने केक बनाना है तो उसमें दूध ऐड करके या इनो ऐड करके, कुछ फ्लोर मिक्स करके विद डेयरी मिल्क हम क्या करते हैं, केक बनाते हैं, एक अलग मॉलिक्यूल बन जाता है। समझ आई बात। आप लोग डेयरी मिल्क यूज कर सकते हो, किटकैट यूज कर सकते हो, बबन यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनको हम कंबाइन करके एक अलग मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसका क्या मतलब है, लाइक मैंने आपको एग्जांपल दिया था H2O। इसमें फिक्स है कि हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1। तो इससे क्या बना, वाटर, ठीक है। वाटर क्या है, एक कंपाउंड है। तो जब भी एक कंपाउंड बनता है उसमें नंबर और काइंड ऑफ एटम ये क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। आप CO2 को वाटर नहीं बोल सकते, ठीक है, या आप HO को वाटर नहीं बोल सकते, या आप HO2 को वाटर नहीं बोल सकते। नो, इट्स फिक्स्ड कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो वो कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर। ऐसे ही एग्जांपल है CO2 का।
कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम मिलके क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, जब हमने एक रिएक्शन लिखी H2 प्लस O2 H2O, ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन दो थे यहाँ जाकर एक हो गया, या फिर आप इसको ऐसे नहीं ले सकते कि आधा हो गया। ठीक है, जब भी कोई कॉम्बिनेशन होगा तो वो पूरे एटम का होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आधा हाइड्रोजन कहीं से उठा लूं। आपने रिएक्शंस देखी होंगी तो वो लिखा होगा कि जैसे सपोज हाफ H2 प्लस समथिंग, तो वो हाफ जो है वो आधा एटम नहीं है, वो हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है। इसके लिए सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोग को मैंने दिया है, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। अगर ऐसा होता कि आधा एटम हम उठा सकते हैं, नो, आधा एटम कभी भी नहीं उठाया जा सकता। ये जस्ट फॉर बैलेंसिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पूरा का पूरा एटम, एक एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट देखिए, एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये मैंने आपको भी बताया ही है कि जो एटम है वो ना ही बनता है और ना ही टूटता है। जितने हैं जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो हम हाफ लिखते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, दे आर जस्ट फॉर बैलेंसिंग पर्पस। अब है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की ड्रॉबैक्स। अब थ्योरी है तो कमियां भी होंगी, क्योंकि जब तक कमियां नहीं होंगी तब तक एडवांसमेंट नहीं होगी। विदाउट ड्रॉबैक्स, जब तक आप अपनी कमियों को देखोगे नहीं, उनको दूर नहीं करोगे, तब तक एडवांसमेंट नहीं होगी। तो देखो, इसकी भी कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी क्या, एटम जो है वो इनडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। बाद में ये चीज प्रूव की गई कि एटम जो है वो इंडिविजिबल पार्टिकल नहीं है। एटम जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 पार्टिकल्स में क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट है, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट मास। एटॉमिक थ्योरी का एक पॉइंट था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट नो, दे मे हैव डिफरेंट मास। इनको हम क्या कह देते थे, आइसोटॉप्स। अगर आपने नाम सुना हो आइसोटॉप्स, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, एग्जांपल्स आप देखिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, बट 3 अलग अलग तरह के मासेस हैं। मास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। कार्बन ले लीजिए आप, कार्बन 12 भी है, कार्बन 14 भी है। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में हैव सेम मास। अब जैसे आप इसका देखिए, 14 मास कार्बन का भी है और 14 मास नाइट्रोजन का भी है। इसको हम क्या देते हैं, आइसोबार्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है, और जो एक मेन टॉपिक था आज का वो था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो कल के लिए हम लोग करेंगे एटम क्या है, कितना बड़ा है, उसमें कौन कौन से पार्टिकल्स है, कैसे अरेंज हैं, उनकी वैलेंसीज कैसे निकालनी है, बहुत कुछ पढ़ा है अभी इस चैप्टर में। तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और यस, सब्सक्राइब टू माय चैनल।